हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। दिस इज़ रिम्पी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे आगे 1000 MCQ सीरीज़ का थर्ड पार्ट, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। आज आपसे मैं PYQs डिस्कस करूँगी। 21 से लेके आपके 40 क्वेश्चंस जो रहेंगे, ये सारे आपके PYQs रहेंगे, यानी ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन करने का बेनिफिट ये होगा, आप जो पर्सन या जो स्टूडेंट एक पेपर को फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम उसको ये पता लगेगा कि पेपर का लेवल कैसे आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, बिकॉज अब आपको पता है पेपर्स ऑनलाइन होने लग गए बच्चों के, तो बच्चों को क्वेश्चंस मिल ही नहीं पाते, ठीक है, एग्जैक्ट एक प्रॉपर फॉर्मेट में। बट आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज आपको मैं 1000 MCQ सीरीज़ में PYQs भी कंप्लीट करा दूंगी। अलग से सीरीज़ क्रिएट नहीं की मैंने PYQs की, इसी में ही मैंने इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 21 क्वेश्चन से, जो आपका प्रीवियस नेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। अब इस क्वेश्चन को समझ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ये नाम ही बता रहा है, अच्छे से नेम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि बच्चे की प्रॉपर इवैल्यूएशन होना। आपने सुना भी होगा, एक बच्चे की समेटिव होती है, बच्चे की फॉर्मेटिव होती है। ठीक है, समेटिव मतलब बच्चों के पूरे साल की परफॉर्मेंस को जज करना, एंड फॉर्मेटिव का मतलब यूटीज़ कंडक्ट करना, जैसे हम नॉर्मली स्कूल्स में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं। ठीक है, समेटिव आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, फॉर्मेटिव यानी जो यूटीज़ वगैरह होती है, या कुछ पीरियड के बाद बच्चे की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। ठीक है, कॉन्टीन्यूस का मतलब जो बच्चे की इवैल्यूएशन होती है वे कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेक्स लगकर इवैल्यूएशन हो या गैप्स में इवैल्यूएशन हो रही है। फॉर एग्जांपल, बच्चे की परफॉर्मेंस को टीचर ने एक बार जज कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर उसके बाद टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है बच्चों की परफॉर्मेंस को जज करने में, उसकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने में। इवैल्यूएशन हमेशा बच्चों की कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, टीचर का ड्यूटी बनता है कि वे हमेशा टच में रहे बच्चों के, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है। यानी जब भी टीचर अपनी डेली की एक क्लास कंप्लीट करता है, उसमें भी बच्चों का फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। वे होती है कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन। एंड कॉम्प्रीहेंसिव ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इवैल्यूएशन होना बच्चों की स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक, यानी स्कोलेस्टिक इवैल्यूएशन भी होना बच्चों की और नॉन स्कोलेस्टिक इवैल्यूएशन भी होना। स्कोलेस्टिक में आप बच्चों का रहता है सिलेबस, जो बच्चे कवर करते हैं, जो बच्चे कंटेंट समझते हैं, जो बच्चे बुक से करते हैं। एंड नॉन स्कोलेस्टिक में बच्चे की चीज़ें रहेंगी, लाइक बच्चे अदर एक्टिविटीज़ में कैसे, यानी स्टडी को छोड़ के बाकी एक्टिविटीज़ में कैसे, लाइक क्रिकेट में, यानी कोई उनका फेवरेट गेम, या जो स्कूल्स में फंक्शंस हो रहे हैं, को सर्कुलर एक्टिविटीज़ जो हो रही है उनमें कैसे, बच्चों का कल्चर में कितना इंटरेस्ट है, कल्चरल परफॉर्मेंसेज में। तो स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक बच्चे की कंप्लीट इवैल्यूएशन होना, उसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। अब कंटिन्यूस और कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और उसमें क्या ये पॉइंट है, यानी कि सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की, या खाली सिर्फ इसमें से 3 है, फिर 2 है, या फिर 3। ये आपको ये सारे ऑप्शंस पहले पढ़ने हैं, फिर आपको समझना है कि अगर आपको ये टर्म क्लियर हो गई तो इस टर्म में कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, देन आपको इसका राइट आंसर टिक करना है, जो ग्रीन आप देख रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन। क्या कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन स्टूडेंट का वर्कलोड इंक्रीज कर देता है? क्या ये मार्क्स को ग्रेड्स के साथ रिप्लेस कर देता है? कॉन्टिन्यूस या कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन स्टूडेंट की हर एक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करता है? क्या ये एग्जामिनेशन फोबिया को रिड्यूस करने में मदद करता है? अब आपको बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। यस, बताइए फ्रेंड्स। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन इसका आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ओके, बी, सी एंड डी। यानी जो वर्कलोड की बात की गई है, ये एक नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक गलत है। बी, सी, डी ही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की, बिकॉज आपको पता भी होगा एक नया सिस्टम आया है CBSE में कि अब ग्रेड्स मिलती है, A+, A, B, C, है ना, अब ग्रेड्स मिलती है, मार्क्स को रिप्लेस कर दिया, तो बिल्कुल ठीक है। ये स्टूडेंट के स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक यानी हर एक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं जब मार्क्स को ग्रेड्स के साथ रिप्लेस कर दिया, तो बच्चों का जो डर होता है मार्क्स कितने आएंगे, कैसे आएंगे, कहीं ना कहीं वे जो फोबिया है एग्जाम को लेकर, वे भी कम हो गया। तो तीनों ही चीज़ें हमारी कंटिन्यूस और कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ए जो है ऑप्शन वे कैरेक्टरिस्टिक इसकी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स हम मूव करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। जो आप एक क्वालिटीज़ देख रहे हैं, एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, इसमें से कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो टीचर की स्ट्रेंथ होते हैं, टीचर की एक ताकत होती है। फर्स्ट आप देख रहे हैं कि जो टीचर होता है वो फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्व रहता है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में, ठीक है, एग्जाम्पल्स को सेट करने में। यानी टीचर जब एक एग्जाम्पल बनता है बच्चों के लिए, क्या अब इसकी स्ट्रेंथ होगा टीचर की, ठीक है। विलिंगनेस टू पुट एजम्पशंस टू द टेस्ट, यानी अपनी विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा से जो टीचर है अगर टेस्ट को लेकर अजम्पशंस डालता है बच्चों के सामने तो क्या ये चीज़ ठीक है। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना, क्या ये एक टीचर की स्ट्रेंथ होता है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मतलब है कि अगर टीचर अच्छे से जिस इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहा है उसको अच्छे से अगर मैनेज कर रहा है, उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो इसका एज अ टीचर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। वे एज एन एम्प्लॉय अपने इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहा है, लेकिन वे टीचर किसका है? वे टीचर अपने बच्चों का है जिसको वे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर की स्ट्रेंथ में फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, जब एक टीचर यानी आप एक टीचर आप अपने बच्चों की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, एक उदाहरण बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये टीचर की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। थर्ड भी हमारा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनता है टीचर की। एंड फोर्थ, बच्चों की मिस्टेक्स को समझना, उनको इम्प्रूव करना। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, बट फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। उसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स मूव करते हैं। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? डायग्नोसिस करना, रेमेडी प्रोवाइड करना, डायरेक्शन देना बच्चों को और बच्चों से फीडबैक लेना। क्या ये चारों चीज़ें ज़रूरी है एक अच्छी टीचिंग के लिए? यस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी ए बी सी एंड डी ये चारों ही ऑप्शन एक अच्छी टीचिंग के लिए होने चाहिए। डायग्नोसिस का मतलब जब तक टीचर अब बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज ही नहीं कर पाएगा तो उसको ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जिस तरीके से डॉक्टर है पहले डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम को, देन उसके बाद प्रिकॉशंस देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तभी तो समझ पाते हैं चीज़ों को। तो जब तक टीचर बच्चों की प्रॉब्लम को ही नहीं पकड़ पाएगा, टीचर को सोल्यूशन कैसे देगा? डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। एज अ टीचर बच्चों को डायग्नोसिस करना आना चाहिए, बच्चों की प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको रेमेडीज़ प्रोवाइड करना, बच्चों को सही डायरेक्शन देना, उनसे फीडबैक लेना, ये सारे ही ऑप्शन हमारे गुड टीचिंग के अंदर आते हैं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 24th क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर के लिए, बच्चों से रिलेटेड डिटेल्ड नॉलेज यानी गहरी समझ लेने के लिए बच्चों को लेकर, ठीक है। जब भी टीचर एक क्लासरूम में होता है, उनको एड्रेस करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करता है, तो क्या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वे गहरी समझ में कॉग्निजेंस लेने के लिए, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रेपिटेटिव पॉज, फिक्स्ड पोस्चर। तो इसका आपको राइट आंसर क्या लग रहा है फ्रेंड्स, क्या होगा? देखिए प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, किसी चीज़ के पास होना। यानी जब टीचर क्लास में लेसन को पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो जब इंस्ट्रक्शन टीचर देता है उस टाइम, तो क्या टीचर को उस टाइम क्लास में राउंड्स लगाना, बिल्कुल बच्चों के पास मतलब बैठ जाना बेंचेस पर या राउंड करना, क्या इस चीज़ को अवॉइड कर देना चाहिए? वॉइस में जब टीचर की जो वॉइस उसमें मॉड्यूलेशंस होनी चाहिए, यानी जो वॉइस है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। कभी वॉइस जहाँ पर स्ट्रेस वाला पॉइंट उस पर स्ट्रेस दिया जाए, जहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को मतलब कहने का मतलब, अगर हम किसी को स्टोरी पढ़ाते हैं, स्टोरी ऐसे तो है नहीं कि एक ही टोनिंग में बोले जा रहे हैं, ये चीज़ तो बच्चों को बोरिंग लगेगी। यानी उसमें टीचर की वॉइस में ऐसे मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, कहीं पर अप, कहीं पर डाउन, कहीं पर थोड़ा सा तेज़, कहीं पर थोड़ा सा धीरे, ठीक है। थोड़ी सी वॉइस में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ठीक है। बार एक ही चीज़ को रेपिटेटिवली करते रहना, फिक्स पोस्चर रखना। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत है। हमारा जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी। वॉइस में अगर मॉड्यूलेशन है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। 25th हमारा जो क्वेश्चन है, एज अ टीचर, अगर आप मान लीजिए एक टीचर है तो आपको एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिससे आपकी जो प्रेजेंस है क्लासरूम के अंदर वे अफेक्टिव है। अब आपको इस पूरे क्वेश्चन को एज अ टीचर समझकर करना है, बिकॉज यहाँ पर लिखा गया है एज अ टीचर कि अगर आप एक टीचर है तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पसंद करेंगे जिससे आपकी जो प्रेजेंस है क्लासरूम में वे अफेक्टिव हो।
यूज़ ऑफ पियर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट्स, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, बीइंग अथॉरिटेरियन। इट मीन्स आप पियर कमांड्स का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। फॉर पियर्स का मतलब होता है ग्रुप्स, कि आपने ग्रुप्स बना दिए, फिर आप ग्रुप्स को कमांड दे रहे हैं, उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। आप एग्रेसिव स्टेटमेंट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप एक एस्टेब्लिश पोस्चर अडॉप्ट करेंगे, फिर आप अथॉरिटेरियन बन जाएंगे। देखिए एग्रेसिव मतलब गुस्सा आना। अब ये चीज़ एक नेगेटिविटी को भी दिखा रहा है और ये चीज़ सही भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे गलत हो गया। ज़रूरी नहीं कि हमें ग्रुप्स को ही कमांड ऑर्डर देने हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हमें अथॉरिटेरियन नहीं होना, हमें सिर्फ अपनी नहीं चलानी, हमें बच्चों की भी सुननी है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी। टीचर का जो पोस्चर है, अगर वे पोस्चर टीचर का वेल एस्टेब्लिश पोस्चर है, अफेक्टिव पोस्चर है, ठीक है, तो उसका पोस्चर ही जो है टीचर का, वही उसकी अच्छी प्रेजेंस को शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 26 क्वेश्चन के बारे में। जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट का इवैल्यूएशन का, वे क्या होता है, यानी स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने का पर्पज़ ही क्या होता है। बच्चों की वीकनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। टीचर्स टीचिंग को सीरियसली ले इसलिए की जाती है ये, ठीक है। टू हेल्प टीचर्स अडोप्ट इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, कि टीचर इनोवेटिव मेथड अडोप्ट करे टीचिंग के लिए। एंड अनदर लास्ट वन इज़ कि उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट इवैल्यूएशन से, कि बच्चों को कहाँ पर ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन क्या लग रहा है फ्रेंड्स? ये आपको कन्फ्यूजिंग लग रहे होंगे, बट आपके नेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेवल होता है पेपर का, कितना इस तरीके से लेवल एक एग्जाम के अंदर सेट किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है प्रीवियस क्वेश्चंस करने का, आपको एग्जाम्स के लेवल पता चल जाते हैं कि किस तरीके से लेवल सेट होकर आता है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हमारा गलत है। अब गलत क्यों, इसका रीज़न सुनिए आप। रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। देखिए, स्टूडेंट की वीकनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना ये टीचर का पर्पज़ नहीं है। अगर इसके आगे लिखा होता कि वीकनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर उनको इम्प्रूव करने का मेन मकसद है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक होता। बट वीकनेसेस की बात आ गई तो यहाँ पर नेगेटिविटी की बात आ गई, ठीक है। अगर टीचर स्टूडेंट को जब इवैल्यूएट करती है तो कहीं ना कहीं टीचर अपनी टीचिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं कि हाँ, हमें टीचर एक सिर्फ ड्यूटी पूरा नहीं करना, हमें उसको उस ड्यूटी को अच्छे से निभाना भी है। तो ये एक पॉजिटिविटी वाली बात आ रही है। ऐसी जो सी ऑप्शन है उसमें भी टीचर अलग अलग इनोवेटिव मेथड्स ऑप्ट करें। एंड फोर्थ वाला देखिए आप, फर्स्ट और फोर्थ में लिंक देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर इसका मतलब कुल मिलाकर वीकनेस की बात आ रही है कि उस एरिया को आइडेंटिफाई करना जिसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और डी जो ऑप्शन है, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि टीचर ये देखेगा कि अगर बच्चे की कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने वहाँ पर क्या चीज़ें जो सही से नहीं पढ़ाई, मुझे किन किन चीज़ों में इंप्रूवमेंट लेकर आने की ज़रूरत है। एंड फर्स्ट में था कि स्टूडेंट की वीकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। फर्स्ट हमारा नेगेटिव में जा रहा है, बी सी डी हमारा राइट आंसर है। बी सी एंड डी ऑल आर राइट ऑप्शन, ओके। एंड आपको मैं एक तरीका और बताती हूँ करने का क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि जो सी और डी है एब्सोल्युटली एकदम ठीक है। अब आप ये देखिए कि इन चारों में आपको सी और डी साथ में दिख रहे हैं। अब इसमें सी और डी दोनों ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे गलत हो गया। बी सी डी है, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ सी डी तो पक्का है, एक उसको आपने इसको स्टार कर लिया कि हाँ बस इसको देखेंगे हम। फिर ए बी सी है, इसमें डी नहीं है क्योंकि आपको पक्का यकीन है कि डी तो इसका आंसर है ही है, तो इसमें डी नहीं है थर्ड में, तो ये भी हमारा एलिमिनेट है। ये फोर्थ ही, तो बचा कौन सा जिसमें सी और डी साथ में है? सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया। गाइज, ये कुछ ट्रिक्स होती है जिससे अगर आप कभी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाओ और आपको यकीन है कि इसमें से ये दो ऑप्शन तो आएंगे ही आएंगे, तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस जो MCQs होते हैं, MCQs को लेकर इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो MCQs है ऑब्जेक्टिव होते हैं, या देखिए दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन, दे 8 मोर ऑब्जेक्टिव देन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, दे आर आ रहेगा यहाँ पे फ्रेंड्स 8 नहीं है ये, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। सबसे पहली बात, MCQs हमेशा ही ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें आपको सिर्फ टिक मार्क ट्रू फॉल्स मैच करने होते हैं, आपको कुछ ऐसे की तरह लिखना नहीं होता। तो ये दोनों तो हमारे ऑटोमेटिक COD वैसे ही गलत हो गए बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्टिव वर्ड यूज़ हो गया। अब
बात आई है ए और बी की कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब देखिए ये ट्रू फॉल्स से यानी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन तो होते ही होते, लेकिन इससे बढ़कर भी होते हैं। इसमें खाली ट्रू फॉल्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें खाली आपको टिक मार्क भी करना होता है, आपको मैच भी करने होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड का मतलब है कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे टाइप से थोड़े से कम ऑब्जेक्टिव होते हैं। थोड़े नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है या टिक मार्क में जवाब देना होता है। इसमें आपको कुछ लिखना नहीं होता है। शॉर्ट ऐसे टाइप से कम का मतलब है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो ये भी गलत है। ये ऑब्जेक्टिव हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी नहीं होते ना ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे सिंपल ट्रू फॉल्स, MCQs, एनालॉजीज इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज़ जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। टीचिंग एड्स का मतलब होता है टीचर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर, किन किन टूल्स का यूज़ कर कर टीचिंग करा रहा है। और ये टीचिंग एड्स जब टीचर यूज़ करता है आप कैसे जस्टिफाई, यानी आप किस बेसिस पर कहेंगे कि वे टीचिंग एड्स जो है वे अच्छे से यूज़ हो रहे हैं और वे अच्छे हैं टीचिंग एड्स। जब वे बच्चों का अटेंशन अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, जब वे इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स को क्लासरूम में कम से कम करें, जब बच्चों का जो लर्निंग आउटकम निकल कर आया है स्टूडेंट्स का वे अच्छा हो, ऑप्टिमाइज हो, बेस्ट हो, या जब बच्चा अपने आप को बेस्ट महसूस करे, अफेक्टिवली एंगेज करे लर्निंग टास्क के अंदर। अब आपको ये ऑप्शन कन्फ्यूजिंग ज़रूर लग रहे होंगे, आपको अब इसमें लग रहा होगा इसमें चार ऑप्शन हमें ठीक लग रहे हैं, इसमें इसका राइट आप आंसर क्या होगा। इसमें भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी करने की, आप पॉज करके वीडियो को रिप्ले कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको सारे ऑप्शंस ठीक लगे तो आपको सिर्फ एक वही ऑप्शन देखना है कि टीचिंग एड्स तभी अच्छे होंगे जो बच्चे का लर्निंग आउटकम होगा, यानी जो बच्चे का रिजल्ट होगा वो जब इफेक्टिव होगा तो इसका मतलब बच्चे की लर्निंग अच्छी हुई है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ को देखना है कि जो रिजल्ट है वो क्या निकल कर आया। रिजल्ट अगर अच्छा निकल कर आया, आउटकम्स अगर अच्छे निकल कर आए, इसका मतलब जो टीचिंग एड्स है वे बेस्ट है। हम इसी ग्राउंड पर उसको जस्टिफाई करेंगे, ओके, लर्निंग आउटकम्स की चीज़ बेसिस को ही ध्यान में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अब इसमें आप फैक्टर्स देख रहे हैं, इसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग की अफेक्टिवनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर आपको पहले सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं, फिर आपको देखना है कि कौन से फैक्टर्स होने चाहिए। क्या सब्जेक्ट यानी जो टीचर उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचर की कितनी एबिलिटी है स्टूडेंट्स को प्लीज़ करने में, खुश करने में, टीचर का पर्सनल कॉन्टेक्स्ट कैसा है स्टूडेंट के साथ, एंड टीचर की कितनी कैपेबिलिटी है क्लास को मैनेज करने में, उसको मॉनिटर करने में। सो यस, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताइए। देखिए, टीचर नॉलेज, सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, यानी ए तो हमारा ऑप्शन 100% है। अब आप इसमें ये देखिए कि इसमें आपको कहीं पर ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज़ 4, यानी टीचर की नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए टीचर की, एंड लास्ट वन इज टीचर में पूरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वे किस तरीके से क्लासरूम को मैनेज कर रहे हैं। सो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन 4, ओके। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा टीचिंग मेथड ऐसा है जिसमें लर्नर का जो पार्टिसिपेशन है वो ऑप्टिमल हो और प्रोएक्टिव हो। प्रोएक्टिव वो होता है जिसका मतलब सिचुएशन को पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए उसके होने से पहले। एक होता है कि एक्शन का रिएक्शन, एक होता है कि वे एक्शन होने से पहले ही उसको कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन, यानी देखिए टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद देखा कि बच्चे क्या रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, टीचर ने एक्शन परफॉर्म कर दिया, बच्चों का क्या रिएक्शन है वो हो गया, वे प्रोएक्टिव नहीं होता, वे रिएक्टिव होता है। एक होता है प्रोएक्टिव कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और टीचर सोचता है कि अगर मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा तो बच्चों का ऐसा रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए, वो साथ साथ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर टीचर ने उस सिचुएशन को पहले ही इमेजिन करके उसको, मतलब उस सिचुएशन को पहले ही सोच लिया और उसको पहले ही कंट्रोल कर लिया उसके होने से पहले, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, टीचर कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा है जिसमें टीचर को लगता है कि बच्चे बहुत शोर करेंगे या बच्चे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछेंगे। टीचर ने ये सिचुएशन अराइज होने से पहले ही इसको कंट्रोल कर लिया। तो इसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा? डिस्कशन मेथड, बज़ सेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड या फिर प्रोजेक्ट मेथड। फ्रेंड्स, जो बज़ सेशन मेथड होता है एक कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक होती है, ठीक है। बज़ सेशन मेथड में
ये एक ऐसे सेशंस होते हैं, यानी ये छोटे ही ये जो सेशंस जब टीचर कंडक्ट करते हैं, जब टीचर कोई लेक्चर दे रहा है किसी टॉपिक पर, तो उसी टाइम में टीचर एक तरह का ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है, बस सेशन, जिसको हम शॉर्ट पार्टिसिपेटिव सेशन भी कहते हैं, जो टीचर डेलिबरेटली जानबूझकर क्रिएट करता है, ठीक है, जिससे कि डिस्कशन क्लास में स्टिमुलेट हो और बच्चे अपना अपना फीडबैक भी दें, ठीक है। एक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें बच्चे को, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि बच्चे के दिमाग को, बच्चे के माइंड को एक्टिव किया जाए, कि बच्चे खुद अपने आइडियाज़ दें किसी टॉपिक को लेकर। तो इसमें से कौन सा तरीका है जिससे इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम फ्रेंड्स, बताइए आप। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड फ्रेंड्स ये ना स्टूडेंट सेंटर्ड होता है मेथड, इसमें बच्चे खुद उसमें इन्वॉल्व होकर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों को पार्टिसिपेट कराने का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, अपना लाइक ज़रूर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।